नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपसे बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। और जितने बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी परेशानी के। तो जो बच्चे आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज्योग्राफी की ये क्लास है, यूपीएसआई के लिए, यूपी पुलिस के लिए, होमगार्ड के लिए डेडिकेटेड क्लास है। तो जो भी बच्चा भाग के जाने की कोशिश कर रहा है, जैसे नितिन है या कोई और बालक है, क्लास में से भाग गए तो कायर कहलाओगे, डटे रहे तो दरोगा बन जाओगे। लेवल है इस क्लास का, ये बात आप सभी जानते हैं। तो भाई ये यूपीएसआई की क्लास देखने को मिलने वाली है। ज्योग्राफी की विजय भव सीरीज की क्लास है, भूगोल की क्लास आपको देखने को मिल रही है। जहां मैटर बड़े होते हैं, वहां ज्योग्राफी के साथ हम छात्रों के साथ खड़े होते हैं। चलिए, बड़े भाई को स्पर्श। धन्यवाद भाई साहब, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से हैं आप? बढ़िया। मौसम खराब था, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि कोई समस्या आपको होगी। और जय महिष्मती दाऊ, जय महिष्मती भाई। ज्योग्राफी का टॉपिक थोड़ा सा ना ऐसा होता है जिससे बच्चों को दिक्कतें होती हैं और ये ना बहुत ज्यादा परेशानी भी क्रिएट करता है। और इसी वजह से इस टॉपिक को मैं यहाँ पर कराने के लिए रेडी हूँ। अच्छे तरीके से टॉपिक को कराऊंगा। मैं आपको बता दूं, इस सीरीज का नाम है विजयी भव सीरीज। विजयी भव सीरीज इसका नाम है, विजयी भव। विजयी भव इसका नाम है, विजयी भव। इस सीरीज का पूरी का नाम है विजयी भव। विजयी भव इस सीरीज का नाम आपको देखने को मिलेगा। और विजयी भव सीरीज के अंदर अगर मैं चर्चा करूं तो आपको कुछ टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। कुछ टॉपिक्स आपको विजयी भव सीरीज में देखने को मिलते हैं। इन टॉपिक्स की मैं बात करता हूं कि भाई इसके अंदर पॉलिटी में ऑलरेडी खत्म कर चुका हूं, हिस्ट्री में ऑलरेडी खत्म कर चुका हूं। आज मैं ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूं और ज्योग्राफी जो है वो 5 क्लासेस के अंदर मैं एंड कर दूंगा। आज का जो टॉपिक है क्लास में वो क्या है सर? आज का जो टॉपिक क्लास में आपको देखने को मिलेगा, भारत का विस्तार आपको देखने को मिल जाएगा। हिमालयाज आपको देखने को मिल जाएंगे। हिमालयाज आपको देखने को मिल जाएंगे। भारत का विस्तार और हिमालयाज, इन दो टॉपिकों में से चर्चा की गई है। और यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखे गए हैं। लेकिन क्वेश्चंस जो रखे गए हैं वो सारे के सारे एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी में रखे गए। इस वजह से क्लास को स्टार्ट करने में समय लग गया था। ठीक है, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। आर यू रेडी फॉर द क्लास? ठीक है। बहुत बेहतरीन कंटेंट रखा गया है। छोटी सी एक बात बताना चाहूंगा और आप लोगों से एक विशेष अनुरोध भी करना चाहूंगा। जो बच्चे लाइव हैं उन सभी से विशेष अनुरोध करना चाहूंगा। ठीक है, राम राम भाई नितिन, राम राम। जो बच्चा कहे कि सर आप क्लास में बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो छोड़िए। बस सिंपल सी एक छोटी सी बात है, मैं कह के ही मानूंगा। देखो, आप लोगों को एक चैनल ये हमने क्रिएट किया है जिसका नाम है एग्जाम गाइडेंस बाई जीत राणा। ठीक है सर। तो इस चैनल पे मैंने पहली वीडियो डाली थी अपनी यूपीएसआई के फायदे नुकसानों के बारे में। अच्छी वीडियो है। इस पे इसी प्रकार की वीडियो आती रहेंगी। इस पे 629 सब्सक्राइबर हैं एक दिन में। कोई हमारी तरफ से बड़ा प्रमोशन नहीं हुआ है क्योंकि यार हम बड़े लोग हैं ही नहीं, है ना। हम बड़े साधारण और बहुत आम स्तरीय लोग हैं। ठीक है, हम खास लोगों में नहीं आते, हम आम लोगों में आते हैं। हाँ, आप लोग मेरे लिए खास लोग हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए अगर खास हूं तो वो बात अलग है। परंतु मैं खास लोगों की गिनती में नहीं आता, ना ही अपने आप को मानता। इसीलिए जहां पर मेरी विचारधाराएं मैच नहीं करनी होती वहां पर मैं भी नहीं होता। ठीक है, तो अगर हो सके तो आप सभी लोग डे 1 के अंदर 24 घंटे से पहले, अगर इसको आप 700, तो लगभग ये 629 ये हो गए। अगर हो सके तो इसको 1000 के पास अगर आप ले जाएं तो बड़ा ही एक अच्छा सा स्वाद आ जाएगा। मैं भी कह पाऊंगा कि भाई पहले दिन चीजें हो जाएंगी। ठीक है, चलो पहले दिन चीजें हो जाएंगी। ठीक है, याद रखना, अच्छी सी हो जाएंगी। तो आइए, अब आप लोगों के ऊपर है, अगर आप इसको 1000 के पास लेके चले जाते हैं। ठीक है बहुत अच्छे लोग हैं हम। ओके, दूसरा, आप लोगों के लिए जो विजयी भव सीरीज है, वो विजयी भव सीरीज आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, जिसमें काफी सारे छात्र अब तक शामिल हो चुके हैं। और विजयी भव सीरीज का इंट्रो ही मैंने यहाँ पर दिया था। इसके अंदर पॉलिटी हिस्ट्री जो हो चुकी है, अब ज्योग्राफी की बारी है। इसके बाद इकोनॉमिक्स होगी, इसके बाद आपकी स्टैटिक होगी। ये सब भी इसके अंतर्गत कराए जाएंगे। ठीक है, सोनभद्र की धरती से प्रणाम, प्रणाम मेरे भाई। अच्छा, इसी के साथ साथ ये भी समझ लेना, विजयी भव सीरीज के अंतर्गत मैं आपको ये भी स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि ये ना केवल यूपीएसआई के लिए बल्कि यूपी पुलिस के लिए भी है, यूपी होमगार्ड के लिए भी है। ठीक है, और बाकी अगर हम बात करें लेखपाल जैसे अन्य एग्जाम्स के लिए भी आपको ये देखने को मिल जाएगी। मैं आज की क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग होगी, ये लीजिए। अगला सवाल, पहला सवाल आपके सामने है, बताएं
भारत के किन भौतिक विभाजन का अधिकतम अक्षांशीय विस्तार है? भारत के किन भौतिक, ये यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे मेजर टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर भी वीडियो हमारी आनी शुरू होगी, ठीक है, फटाफट बताएंगे। पहले सवाल के अंतर्गत क्या आपको देखने को मिल जाएगा? मेजर जो विस्तार है भारत के अंदर जो आपको देखने को मिलता है, विच फिजियोग्राफिक डिवीजन इन इंडिया हैज द मैक्सिमम लैटिट्यूड एक्सटेंट। जो लॉन्गिट्यूड होते हैं दे आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड होते हैं, लॉन्गिट्यूड, दीज आर कॉल्ड एज लैटिट्यूड, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज, ठीक है, लैटिट्यूड, सॉरी उल्टा लिख दिया है, दीज आर कॉल्ड एज लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड होते हैं, ये होते हैं लैटिट्यूड, लैटिट्यूड होते हैं और ये होते हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पूछा गया है क्या भला, ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, अगर हम बात करते हैं इनको बोलते हैं अक्षांशीय, इनको बोलते हैं अक्षांशीय, अक्षांशीय इनको बोलते हैं, और इनको बोलते हैं देशांतरीय, देशांतरीय इनको बोला जाता है। अक्षांशीय और देशांतरीय आपके ये अलग अलग बोले जाते हैं। तो पॉइंट आता है कि अगर मैं बात करता हूं कि भाई साहब भारत के किस भौतिक विभाजन का अधिकतम अक्षांशीय विस्तार है, मैक्सिमम लेवल तक इस तरीके से फैले हुए कौन से हैं, ठीक है। चलो इस सवाल में, पहले ही सवाल में मेजरली बच्चे गलती करके, अगर नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करता हूं तो ये खाली 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स आपको यहां देखने को मिलते हैं। ये नॉर्दर्न प्लेन का हिस्सा, ये वाला हिस्सा यूपी के आसपास जो आपका गंगा के मैदान, यमुना के मैदान, ये नॉर्दर्न पोलान के आपको देखने को मिलते हैं। तो सिंपल सी बात है, नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, उत्तरी मैदान जो है, ये 150 से लेकर 300 किलोमीटर का एक्सटेंट है। हिमालय 4 श्रेणियों में देखने को मिलता है, सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, फिर मिडल हिमालय आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है सर लेसर हिमालय बोलते हैं, या उसको शिवालिक भी बोलते हैं, लेसर बोल लीजिए या शिवालिक हिमालय इसको बोला जाता है, शिवालिक हिमालय इसको बोला जाता है, ठीक है, याद रखना। तो ये 4 हिमालयों की श्रेणियां आपको देखने को मिल जाती है। ऑब्वियसली बात है कि हिमालयाज का एक्सटेंशन इतना नहीं है जिसको हम इस लेवल पर आगे बढ़ा सके। अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है जिसको हम बोल रहे हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो इसका विस्तार मेरे ख्याल से अक्षांशीय लेवल पर अधिक है। करेक्ट आंसर वुड बी सी, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। अगर हम बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान जो आपको देखने को मिल रहे हैं, इनका भी एक्सपेंड इतना नहीं देखने को मिलता, लेकिन भारत के अंदर अगर कोस्टल बाउंड्री की बात करते हैं, कोस्टल बाउंड्री की बात करते हैं, वो 7517 आपको जरूर देखने को मिल जाएगी, 7517 किलोमीटर्स में आपको वो जरूर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मुझे लगता नहीं कि कोई समस्या होगी। आगे बढ़िए, अगले सवाल की तरफ करते हैं। चलो, द्वार संरचना हिमालय के किस भाग से संबंधित है, बताइए। डुअर फॉर्मेशन जो आपको देखने को मिलती है, डुअर फॉर्मेशन जो आपको देखने को मिलती है, वो हिमालय के किस भाग में आपको देखने को मिलती है, फटाफट बताएंगे। डुअर फॉर्मेशन आपको कहां पर देखने को मिलती है, हिमालय के किस भाग में आपको डुअर फॉर्मेशन देखने को मिलती है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करके बता देंगे। डुअर फॉर्मेशन के बारे में, डुअर फॉर्मेशन के बारे में आप बता देंगे बगैर किसी परेशानी के, ठीक है। चलिए, डुअर फॉर्मेशन के बारे में आप बताइए फटाफट। अब बच्चे बता रहे हैं कि सर कुमायूं हिमालय में मिलती है। अरे यार, फिर से गलती कर रहे हो बेटा। डुअर फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, फ्लड शेड्स के अंदर, ठीक है, एलुवियल सॉइल्स, एलुवियल सॉइल्स, सॉइल्स इन फुटहिल्स, फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, ऑफ हिमालयाज, फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, मतलब की बात क्या है, हिमालयाज में देखने को मिलती है अलुवियल सॉइल, जो आपको फुटहिल्स में जम जाती है, फुटहिल्स में जम जाती है, निचली छिछली भूमि के अंदर जो एलुवियल सॉइल जम जाती है उसको कहा जाता है क्या भला, डुअर उसको कहा जाता है, डुअर उसको कहा जाता है। तो करेक्ट लेवल पे बताऊं, कश्मीर में ये नहीं होता, पंजाब में ये नहीं होता, कुमायूं हिमालय के अंदर डून्स बनते हैं ना कि डुअर्स, या डून्स बनते हैं ना कि डुअर। डुअर आपको देखने को मिलते हैं असम में। अबे भैया डुअर, अबे डून अलग होते हैं, डुअर अलग होते हैं। अरे डुअर फॉर्मेशन जो होती है, जो आपकी देखो होता क्या है आपको मैं बताऊं, असम के अंदर बनते हैं। क्यों बनते हैं कि जो मिट्टी बहा के लाई जाती है, जो मिट्टी बहा के लाई जाती है वो असम में रुक जाती है, वो एलुवियल सॉइल होती है। जो जो बह के मिट्टी आती है वो एलुवियल सॉइल होती है, ठीक है। गलती से ज्यादा जोर से बोल गया तो सर दर्द हो गया। चलिए, कौन सी नदी हिमालय को काटते हुए विश्व की सबसे गहरी खाई बनाती है, कौन सी ऐसी नदी है जो हिमालय को
काटते हुए सबसे गहरी खाई यहां पर बनाती है, तो उसके बारे में थोड़ा मुझे बताना। चीमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और लोहित कहलाती, सॉरी, लोहित इसकी सहायक नदी है। लोहित है, शुभांशरी है, धनश्री है, ये इसकी आपको देखने को मिलती है नदियां हैं, सहायक नदियां हैं। तो चीमा युंगडुंग ग्लेशियर से ये निकलती है, बहती है। इसको तिब्बत के अंदर रेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करते हैं भारत के अंदर असम घाटी में, भारत की असम घाटी में इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा। बाकी अलग अलग स्थान पर इसको अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे इसको जमुना नाम भी दिया जाता है एक स्थान पर। करेक्ट आंसर वुड बी, अरे इंडस क्यों होगी? इंडस कहां गहरी खाई बनाती है भाई? गहरी खाई आपकी बनाती है ब्रह्मपुत्रा, तो थोड़ा तो समझो। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। हिंदी में ज्यादा बताइए। अरे यार दिक्कत यह है कि जो ज्योग्राफी थी, ज्योग्राफी मेरे सिविल्स के लिए थी, तो सिविल्स के पेपर के लिए ज्योग्राफी पढ़ी हुई है इंग्लिश में, पर टेंशन फ्री रहो, हिंदी मेरे जो है रग रग में हिंदी बसी हुई है, तो मैं आगे हिंदी में ही बता दूंगा। दिहांग पत्ती से भारत के अंदर एंटर करती है। चलो, दूसरा है जो कारेवा आपको देखने को मिलता है, फॉर्मेशन जो कश्मीर वैली में प्राइमरली देखी जाती है, वो किस चीज की है? दो कारेवास आपको देखने को मिलती है, वो क्या चीज आपको देखने को मिलती है? कारेवास, कारेवास आपको क्या देखने को मिलता है? फटाफट बताइए सर। जो कारेवास आपको देखने को मिलता है, ये एक तरीके की हिम नदी है, और हिमनद नदी निक्षेप आपको देखने को मिलता है। ग्लेशियल एंड फ्लूवियो ग्लेशियल का डिपोजिट जो होता है, ग्लेशियल एंड फ्लूवल डिपोजिट का जो ग्लेशियल होता है, उसको हम बात करते हैं, ये कारेवास कहलाती है। इसी को कहा जाता है कारेवा। कारेवा इसी को कहा जाता है। यह किस प्रकार के निक्षेपों से बनती है, किस प्रकार के डिपोजिट से बनती है? सर ग्लेशियर एंड ग्लेशियल डिपोजिट से ये बनती है, थोड़ा सा याद रखना, फ्लूविड ग्लेशियल से बनती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। बताइए भाबर के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये सवाल सीजीएल का है। भाबर के बारे में कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में पूछा है, तो आपको बताना है भाबर और खादर, ये दो प्रकार की मिट्टियां आपको देखने को मिलती है, लेकिन भाबर ये वो मिट्टी वाला नहीं है। ठीक है, वो बांगर और खादर होती हैं, जो दो मिट्टियां होती हैं। जो भाबर ये क्षेत्र है, भाबर, तराई, ठीक है, और आपका कंकरीला क्षेत्र, वो आपको देखने को मिलता है। तो यहां भाबर क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है, तो भाबर क्षेत्र के बारे में आप बताएंगे क्या चीज आपको देखने को मिलती है। चलो फटाफट से बात करते हैं। चलो, ये शिवालिक के समांतर चलने वाली एक संकीर्ण पट्टी है। शिवालिक हिमालय, जिसको दक्षिणी हिमालय भी कहा जाता है, उसके साइड में संकीर्ण चलती है, बिल्कुल चलती है, संकीर्ण चलती है, बिल्कुल चलती है। दूसरा है रिवर डिसअपियर इनटू दिस, मोटी मोटी कंकरीली पट्टी आपको देखने को मिलती है, मोटी मोटी कंकरीली पट्टी इसमें देखने को मिलती है। तो जब पानी इस पे चलता है तो वो नीचे निकल जाता है, कंकरीली होने की वजह से इस क्षेत्र में नदियां लुप्त हो जाती हैं। अगला है, यह कंकड़ और चट्टानों से बना है, करेक्ट है। कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त, बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, वाहियात है कृषि के लिए, घौंचू है कृषि के लिए एकदम। क्यों? क्योंकि भाई बजरों में आप कर लोगे कृषि, बजरों में कृषि आप कर लोगे, नहीं कर पाओगे बजरों के अंदर कृषि, तो उसके बारे में याद रखना। ठीक है, उसके बारे में भी याद रखना। अगला सवाल ये रहा, ट्रांस हिमालय मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों से बना है? जो ट्रांस हिमालय है वो मेजरली किस प्रकार की चट्टानों से बना है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो यार, बहुत बार पता है क्या होता है, मैं आपको एक बड़ी कॉमन सी बात बताता हूं, जैसे ट्रांस हिमालय का क्वेश्चन है, ये आ गया। पता है, मैं आप लोगों के लिए हर तरीके का कंटेंट लेके आना चाहता हूं, बात को समझना बच्चे। इस बात को समझने में आपको ना अभी टाइम लगेगा, कि मैं जिस प्रकार का आदमी हूं ना लाला, वो समझने में आपको टाइम लग जाएगा। वो बताऊंगा क्यों टाइम लग जाएगा। मैं आप लोगों को ना कुछ बेहतरीन कंटेंट देना चाहता हूं, इस वजह से मैं हर तरीके का कोई नई चीज आती है तो सबसे पहले मैं लेके आता हूं उसको, कि भाई हमारे छात्र उस चीज को जान पाए, इसलिए लेके आया हूं। तो ट्रांस हिमालय मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना? ट्रांस में आप समझना, काराकोरम, 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 जस्कर, जास्कर, और आपका देखने को मिलता है 4 रेंज है, काराकोरम है, जास्कर है, और आपको देखने को मिलता है एक, आपको देखने को मिलता है कैलाश और लद्दाख, कैलाश और लद्दाख आपको देखने को मिलता है। लद्दाख आपको 4 जो श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं, फटाफट बताइए कौन कौन सी श्रृंखलाएं? काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, और चौथी कौन सी है? क्या सेडिमेंट्री से बना है, क्या ग्रेनाइट से बना है, बेसोल्टिक से बना है, या लेमन स्टोन से बना है, लाइमस्टोन से बना है? किस प्रकार की चट्टानें आपको यहां देखने को मिलती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे बगैर परेशानी के। ठीक है, चलो। शिवालिक, अरे शिवालिक इसमें क्यों आएगा? अरे शिवालिक हिस्सा अलग है। हाँ,
शिवालिक हिस्सा अलग है, लद्दाख लिखा तो है, अच्छा हिंदी लिखनी थी, सॉरी सॉरी। लिखो काराकोरम, काराकोरम आपको देखने को मिल जाएगा, काराकोरम, जांस्कर, जांस्कर और आपका कैलाश और लद्दाख, कैलाश और लद्दाख आपको देखने को मिलता है, कैलाश और लद्दाख आपको देखने को मिलते हैं, 4 श्रृंखलाएं आपको इसमें देखने को मिलती हैं। अगर मैं बात करता हूं कि क्या सेडिमेंट्री है, क्या अवसादी चट्टानें, क्या ये चट्टानें किसी प्रकार से आपके किसी मतलब ज्वालामुखी विस्फोट से बनी है? नहीं, वहां से तो नहीं बनी सर। यहाँ ग्रेनाइट और मेटामॉर्फिक चट्टानें देखने को मिलती है, ग्रेनाइट और मेटामॉर्फिक चट्टानें देखने को मिलती है। एक और बात याद रखना, भारत के अंदर सबसे बेहतरीन कोयला कहां पाया जाता है? ठीक है, सबसे बेहतरीन कोयला आपको काराकोरम में जो आपको क्षेत्र है वहीं देखने को मिल जाएगा, बेस्ट लेवल का कोयला। ठीक है, याद रखना, बेस्ट लेवल का कोयला भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा, पूछा गया है कि भारत के उत्तरी मैदान में कौन सी भू आकृति विशेषता सामान्यता नहीं पाई जाती है? उत्तरी मैदान में कौन सी ऐसी भू आकृति है जो जनरली आपको देखने को नहीं मिलती, इस बारे में बताइए। ठीक है, चलो फटाफट बताते हैं। सर ऑक्सबो लेक्स देखने को मिलती है, गोखुर लेक्स आपको देखने को मिलती है। ऑक्सबो लेक क्या होती है, गोखुर लेक क्या होती है? मतलब सर ऐसी लेक्स होती हैं जिसमें एक तरफ पानी की कमी की वजह से एक तरफ मतलब जमीन आ जाती है। ठीक है, गोखुर लेक वो होती है, नेचुरल लीव्स होती है, प्राकृतिक तटबंध आपको देखने को मिलते हैं, लीव्स आपको देखने को मिलते हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। और मियंडर्स, विसर्पण, जो नदियां होती है वो ऐसे चलती है ना, ये नाग बना दोगे नदियों का, इसको विसर्पण बोलते हैं। जब नदियों का पानी कम हो जाता है तो वो इस तरीके से आपकी मियंडर करती हुई चलती है, इसको विसर्पण बोलते हैं। बहुत सारी जैसे काली नदी है, बहुत तगड़ा विसर्पण करती है, इसी वजह से बाढ़ का कारण बनती है। बट जो इंजलबर्ग आपको देखने को मिलते हैं, अवशिष्ट टीले, वो आपको यहां देखने को नहीं मिलते। अवशिष्ट टीले देखने को मिलते हैं जहां कटान ज्यादा होता है, जैसे यूके जैसे एरिया में, उत्तराखंड जैसे एरिया में आपको देखने को मिलता है। ये पहाड़ी मैदान में देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखना। ओके, आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा सवाल 8वें नंबर का। पीर पंजाल रेंज है, यह किन दो क्षेत्रों को अलग करती है? पीर पंजाल किन दो क्षेत्रों को अलग करती है? यह पीर पंजाल है, यह किस क्षेत्र को अलग करती है? पीर पंजाल किस क्षेत्र को अलग करती है, इसके बारे में फटाफट मुझे बताएंगे, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, फटाफट बताइए। सर अगर मैं बात बताऊं, पीर पंजाल जो है, पहला ही सवाल है सही, कश्मीर और जास्कर को अलग करती है। कश्मीर और जास्कर को अलग करा जाता है पीर पंजाल के द्वारा। ठीक है, पीर पंजाल के द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा याद रखना, कश्मीर घाटी और जास्कर यहां पर होता है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड, इसके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, लद्दाख तिब्बत के लिए होगा। कुल्लू वैली और स्पीति को अलग कौन सा करता है? कौन सा दर्रा है, कौन सा पास आपको देखने को मिलेगा जो इनको अलग करेगा? आपको बताना है। पीर पंजाल श्रेणी के बारे में मैंने बता दिया, कश्मीर वैली और जास्कर आपको देखने को मिल जाएगा, दैट वुड बी द करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल ये रहा, उत्तरी मैदान का कौन सा भाग रेह या कलर की उपस्थिति से विशेषीकृत आपका माना जाता है? इस सवाल को देख के मेरे चेहरे पे एक अलग हंसी आ गई। ठीक है, और इसके पीछे का भी एक कारण है कि इस सवाल को देखकर मेरे चेहरे पे अलग हंसी आई, उसके पीछे भी आपको एक कारण देखने को मिलेगा। ठीक है, फटाफट से। ओके, चलो। और वो हंसी किस कारण से आई? क्योंकि आज क्लास हुई थी एक, मैंने आज ना ज्योग्राफी की एक क्लास और भी ली थी। आज ज्योग्राफी की खाली एक क्लास ये नहीं, एक और क्लास मैंने ज्योग्राफी की ली थी, बट वो आपने देखी नहीं होगी क्योंकि उस पर अभी व्यू ही इतने नहीं है, बहुत कम व्यू है। वो ज्योग्राफी की क्लास मैंने आरआरबी एनटीपीसी के लिए ली थी, अपलोड करी थी शाम को 6 बजे। तो ये वो क्लास थी, टफेस्ट ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे जो एनटीपीसी में टफ से टफ बन सकते हैं, वो क्वेश्चन मैंने यहां लिए थे। अब मुझे हंसी क्यों आई? क्योंकि उस वीडियो के अंदर ही मैंने रेह और कल्लार को मैंने समझाया था और मैंने पूछा था कि किस क्षेत्र में रेह और कल्लार पाए जा सकते हैं। तो रेह और कल्लार की उपस्थिति के बारे में मैंने पूछा था, तो आपको बताना था। करेक्ट आंसर इसका क्या है? तराई और भांगर दोनों ही क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं। भांगर क्षेत्र, इनको दोनों ही क्षेत्रों में देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर इज डी एंड सी। ठीक है, भांगर और जो भांगर है और आपका तराईहीन दोनों ही क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर इज बी एंड सी, बी एंड सी दोनों होगा। कभी भी ऑप्शन में ये कभी भी पेपर में साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ये उत्तरी मैदान का रेह या कल्लर की उपस्थिति मेजरली दोनों में ही होती है। ठीक है, तो काइंडली इसको याद रखना। ठीक है, दोनों ही इसमें याद रखें। अगला सवाल ये रहा, दून अ लॉन्गिट्यूडनल वैली, दून किन दो हिमालय श्रेणियों के बीच पाई जाने वाली अनुदैर्घ्य घाटियां हैं? ठीक है, अनुदैर्घ्य घाटियां होती है, नीचे से डिप करके बाहर की तरफ चौड़ी होती चली जाती है, जैसे देहरादून बनता है, खड्डे होते हैं एक तरीके के। तो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट लेवल पर आप बताएंगे कि करेक्ट लेवल इसके अंदर क्या होगा, किस तरीके की सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे, फटाफट बताइए।
फटाफट बताओ, खुल के खेलो, खूब कमेंट में कॉपी पेस्ट करो। एक बच्चा कह रहा है सर एक शिक्षक है उन्होंने 3 ही पार्ट बताए। बेटा हिमालय की पहली बात तो होते हैं 5 पार्ट, मैंने बताए 3 हैं आपको, मैंने बताए 4 हैं आपको। हिमालय के 5 पार्ट्स होते हैं, 5वां पार्ट मैंने आपको बताया नहीं है अभी। अंडमान निकोबार वाज आल्सो द पार्ट ऑफ हिमालय। मुझे लगा कि आपको ये बात पता होगी, नहीं पता है निश्चिंत रहिए। आपको जो हमारी तथास्तु सीरीज है वो यूट्यूब पे जब चलेगी तो मैं उसमें ज्योग्राफी भी लाइव कराऊंगा। मेरा मकसद बन चुका है जीवन का कि आप लोगों को अलग ही लेवल पर पढ़ाना है। आप छात्रों के ऊपर अगर कोई उंगली टिकाए तो सिर्फ ये कहते हुए कि ये लड़का सिलेक्टेड है, ये लड़की सिलेक्टेड है, बस ये रहा। अगर मैं इस सवाल के बारे में बात करता हूं, ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में बहुत बढ़िया। लेसर हिमालय का मतलब ही मिडल हिमालय होता है, लेसर हिमालय का मतलब ही मिडल हिमालय है, ठीक है। इसी को मिडल हिमालय कहा जाता है, यहीं से हिमालय नीचा होना शुरू हो जाता है, ठीक है, याद रखना अंकुश। तो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच की जो श्रेणियां होती हैं, शिवालिक और लेसर हिमालय, इसको मिडल हिमालय भी बोल सकते हैं, इसके बीच की जो श्रेणियां होती है उन्हीं को क्या कहा जाता है? सो दीज आर नोन एज डून्स, इन्हीं को डून्स कहा जाता है, ठीक है। चलो याद रखना। सर कैलाश पर्वत पर कोई आदमी क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्योंकि कैलाश पर्वत पे आदमी ना पहुंच पाने के पीछे का एक बड़ा ही विशेष कारण रहा है। कैलाश पर्वत पर आदमी ना पहुंचने का एक विशेष कारण है क्योंकि वो टाइगर जैसा हिल है, टाइगर हिल है वो, उस पे सीधे चढ़ पाना मुश्किल है, ठीक है, सपाट है आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट आगे देखिए। दूसरा है कौन सी नदी वृहत, जो विच रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रेटर हिमालय, कौन सी नदी ग्रेटर हिमालय से नहीं निकलती? कौन सी ऐसी रिवर है जो ग्रेटर हिमालय से आपकी नहीं निकलती? इसके बारे में बताइए, बताओ फटाफट। कौन सी नदी आपको ग्रेटर हिमालय से निकलती हुई देखने को नहीं मिलेगी? बताओ। देखो सिंपल इसमें बताओ, यमुना तो निकलेगी ना यमुनोत्तर ग्लेशियर से, तो वो तो आपका ग्रेटर हिमालय ही है। यार चंबल के बारे में बताओगे मुझे? चंबल नदी क्या ये निकल जाएगी? हिमालयन रिवर ही नहीं है, दिस इज रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो बहुत ही आसान सवाल होगा, ठीक है। चलिए तो अगर सिंपल से पॉइंट पे आप याद रखना कि सर यह पेनिनसुलर रिवर है, दिस इज पेनिनसुलर लिवर, आप पेनिनसुलर रिवर आपको देखने को मिल जाएगी, तो ऑब्वियसली आपको पता लगेगा कि सर पेनिनसुलर रिवर होने के कारण आपको पता लगता है कि वहां पर शामिल नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। सूरज यादव थोड़ा इसके बारे में याद रखना, चंबल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो एमपी के महू से चंबल से है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यह सतपुड़ा रेंज से निकलती है, बहुत बढ़िया, ठीक है, पेनिनसुलर है, ओके, याद रखना। सतपुड़ा से निकलती है, अरे सतपुड़ा से निकलती है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है पूर्वांचल या पूर्वी हिमालय मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बनी है? जो पूर्वांचल है या इसको पूर्वी हिल कहा जाता है, ये मेजरली किससे बनी है? अगर मैं बात करता हूं कि सर जो ग्रेनाइट से जो बना है वो हिमालय आपका मेजरली बना हुआ है, लेकिन इस पहाड़ी के बारे में अगर आपको बताया जाएगा तो ये आपकी बनती है मेजरली सेडिमेंट्री रॉक से, ये मेजरली बनती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक से, जो सैंडस्टोन और शेल जैसे होते हैं, अवसादी चट्टानें हैं, शेल जैसी हैं, उनसे बनती हैं आपकी पूर्वी पहाड़ियां। ये पूर्वी पहाड़ियां मेजरली आपकी सेडिमेंट्री हैं, दीज आर मेजरली सेडिमेंट्री। आगे बढ़िए, आगे हम बात करते हैं कौन सी भौतिक विशेषता सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच की सीमा को चिन्हित करती है? तो कौन सी ऐसी आपको श्रृंखला देखने को मिल रही है जो कि आपको देखने को मिलती है, जो आपको कहीं ना कहीं सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच की सीमा को चिन्हित करती है? सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच की सीमा को चिन्हित करने वाला कौन सा रेंज आपको देखने को मिल जाएगा? इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएंगे, ठीक है, फटाफट बताओ। देखो अरावली तो नहीं हो सकता है ना, ये तो टेक्स्ट का आगे है। इसका करेक्ट आंसर है आपका दिल्ली रिज, दिल्ली रिज इसको कहा जाता है, दिस इज नोन एज दिल्ली रिज, दिल्ली रिज इसको कहा जाता है, ये जो है दिल्ली रिज। तो ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, गंगा और सिंध नदी तंत्र के बीच का एक विभाजन तय किया जाता है, वो दिल्ली रिज के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा? दिल्ली रिज के द्वारा ही किया जाता है। जय श्री राम भाई, जय श्री राम, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, दिल्ली रिज आपको देखने को मिलेगा। धौलाधार श्रेणी किस विभाग का हिस्सा है? धौलाधार के बारे में मुझे बताएंगे कि धौलाधार किस विभाग का हिस्सा देखने को मिल जाएगा? धौलाधार किस विभाग का हिस्सा आपको देखने को मिल जाएगा? फटाफट से इसके बारे में बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा? सर धौलाधार मिडिल हिमालय का हिस्सा है, धौलाधार मिडिल हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। चलिए अच्छा, एक कह रहा है कि सर देव गद्दार है, कोई गद्दार नहीं है, कोई गद्दार नहीं। अगर भाई कोई मेरी क्लास में आके किसी और शिक्षक की क्लास में जाने के लिए कहता है तो आप निश्चित तौर पर, अगर आपको वहां जाना ठीक लगता है, आप जा सकते हैं।
ठीक है, तो मुझे समस्या नहीं होती। ठीक है, जो मेरे हिस्से का होगा, जो मुझसे पढ़ने वाला होगा, वो दूसरे की क्लास छोड़कर भी मुझे देखने आएगा, और जो मुझे देखने वाला नहीं होगा, जो गलती से क्लास के अंदर भटक के आ गया है, तो भटकी हुओं को मैं रख तो सकता हूं और सुधार भी सकता हूं, लेकिन भटके हुए तभी सुधर पाएंगे जब भटका हुआ सुधरना चाहता हो। जबरदस्ती नहीं की जाएगी। अगर मैं बात करता हूं, मैंने बताया था जो धौलाधार आपको देखने को मिलता है, धौलाधार, ये आपको लेसर हिमालय का हिस्सा देखने को मिलता है। ये लेसर हिमालय का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा धौलाधार, तो थोड़ा इसके बारे में याद रखना, दैट इज इन हिमाचल प्रदेश। इसके बारे में भी थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है आपका, पूछा है कि उत्तरी मैदान के किस क्षेत्र में भूजल स्तर सबसे ऊंचा है। मेजरली जो पानी का स्तर है वो कहां पे सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है, पानी का स्तर सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है? सर हमारे यहाँ कहा जाता है सर पे तराई करने के लिए, ईंटों पे तराई कर दो, मतलब पानी के लिए बोला जाता है। तराई एक टर्म है हमारे यहाँ, काफी ज्यादा फेमस है तराई हमारे यहाँ पर। तो तराई जो टर्म है ये सबसे ज्यादा इसमें पानी पाया जाता है, मेजर पानी पाया जाता है। जो भाबर होता है इसका, आपका जो थोड़ा आपको मार्शी संरचना देखने को मिलती है इसकी, ठीक है। मार्शी संरचना भाबर की होती है, मोटे मोटे कंकड़ इसमें देखने को मिलते हैं। तराई में पानी ज्यादा होता है। कौन सी भूवैज्ञानिक घटना हिमालय के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, ये पॉपिन बोर्ड्स, अच्छा टेक्स्ट का नाम है। इसमें ना पता है अभी डेवलपमेंट चल रहा है, इसमें जो टेक्स्ट या डिजाइन में यूज कर रहा हूं अभी इसमें डेवलपमेंट चल रहा है। तो अभी तुम मुझसे बीटा वर्जन पे पढ़ रहे हो, बीटा वर्जन पे। अभी मार्केट में आने से पहले मैं इस वर्जन पे पढ़ा रहा हूं, बीटा वर्जन है ये। ठीक है, नागौर की धरती से प्रणाम, प्रणाम भाई साहब। दाऊ हम हैं कट्टर शिष्य, आपका बहुत बहुत आभार। इस प्रकार के कट्टर शिष्य ही एक दिन दरोगा की पदवी प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं कौन सी भूवैज्ञानिक घटना हिमालय के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, तो बताइए सर, क्या ज्वालामुखी गतिविधियां हैं? क्या आपकी महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट टक्कर है, मतलब कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट कोलिजन है, ओशियन ओशियनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट सबडक्शन है, या फिर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट मूवमेंट आपको देखने को मिलता है? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। इसमें क्या होगा, देखो बात को समझना, दीज आर कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट कोलिजन, महाद्वीपीय महाद्वीप प्लेट की टक्कर, इसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी कहा जाता है। दैट इज आल्सो नोन एज, जो यूरेशियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपकी जो है वो टकराई, तो इसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी कहा जाएगा, टेक्टोनिक थ्योरी भी इसको कहा जाता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी इसी को कहा जाता है। तो इस बारे में भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं किसी भी प्रकार से, भूलेंगे नहीं किसी भी प्रकार से। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें आपको किसी प्रकार की कोई और अन्य समस्या होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। लीजिए, पूछा गया है खादर प्लेन्स जो है, खादर मैदान किस विशेषता से विशेषीकृत है? जो खादर के मैदान है ये किस लिए फेमस आपको देखने को मिल जाएंगे? खादर के जो मैदान है वो किस लिए फेमस आपको देखने को मिलते हैं, इस बारे में फटाफट से बताइए। खादर के जो मैदान है वो किस लिए फेमस माने जाते हैं, बताओ फटाफट से। खादर के जो मैदान है वो क्यों फेमस है, बताओ। वाई खादर मैदान सर फेस, ठीक है चलिए। अब अबे भारत नहीं टकराया था, हमारी जो प्लेट्स हैं वो टकराई थी। खादर के मैदानों के बारे में बताएंगे, क्यों फेमस आपको देखने को मिलते हैं। देखो आपको देखने को मिलती हैं बांगर और खादर, बांगर और खादर ऐसे देखने को मिलती है, बांगर और खादर, मैंने ऐसे याद रख रखा है, खादर, बांगर और खादर। तो मैं ऐसे मानता हूं बांगर। अब इसमें ट्रिक समझना, ट्रिक क्या है। मान के चलो कि कोई पानी बहता हुआ आ रहा है, तो ए से शुरू करेगा, ए से शुरू करके के तक जाएगा, अगला पानी शुरू करेगा ए से बी तक पहुंचेगा। तो इसमें नया कौन सा है? सर नया वो है जो बाद में आया। बाद में कौन सा है? वो बी आया। पहला वाला तो के तक पहुंच गया, बाद वाला तो बी पे पहुंचेगा। तो जो बांगर होता है, जो खादर होता है, खादर प्लेन्स जो होते हैं वो आपको कौन से न्यू एलुवियल में आपको देखने को मिलते हैं, न्यू एलुवियल में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, याद रखना, न्यू एलुवियल में आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन भला? जो आपके न्यू एलुवियल डिपोजिट होते हैं, निक्षेप होते हैं, वो आपको खादर में देखने को मिलते हैं। जस्ट इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से याद रख लेना। हाँ, बांगर में ये भी बढ़िया है सर, बांगर में बासी, बांगर में बासी होगा, और खादर में ताजा, ये भी तगड़ा है। ठीक है, याद रखना। ओके, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है,
जो कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जो जोड़ने वाला दर्रा है, ये वाला जो दर्रा है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ये दर्रा आपको कौन सा देखने को मिलता है? इसका नाम बताएंगे, इस दर्रे का नाम आपको क्या देखने को मिल जाएगा? जो जी में तुम्हारे हो वो मुझे बता दो, जो तुम्हारे जी में हो वो मुझे एक बार बता दो, जो जी में तुम्हारे है वो मुझे बता दीजिए, फटाफट बताओ। सर राजा हर्षवर्धन के कन्नौज से आपको प्रणाम। अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, हर्षवर्धन जी ने कन्नौज पर कब्जा किया था। कन्नौज उनका था नहीं इनिशियली, समझे? ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं, जो जी में आपके हो वो मुझे बता दीजिए। जो जी ला आपको देखने को मिल जाएगा श्रीनगर। तिब्बती भाषा में ला का मतलब ही पास होता है, तिब्बती भाषा में ला का मतलब ही पास होता है। ठीक है, तो जो जिला भाई आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा रोहतांग और शिवकिला आपको देखने को मिलते हैं हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में आपको देखने को मिलते हैं, हिमाचल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी खारदूगला आपको देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं 19 में। आप मुझे बता दीजिए, सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र किस पर्वत श्रृंखला में आपको देखने को मिल जाएगा? सियाचिन ग्लेशियर, सबसे ऊंचा सियाचिन ग्लेशियर आपको देखने को मिलता है, तो ये किस पर्वत श्रृंखला में आपको देखने को मिलेगा? सियाचिन ग्लेशियर के बारे में चर्चा हो रही है, तो इसके बारे में आप जरूर बताइए। काराकोरम, जास्कर, कैलाश, लद्दाख, 4 श्रेणियां हैं। अगर मैं पूछूं कि भैया जो सियाचिन ग्लेशियर है वो कहां पर है, यहीं पर गॉडविन ऑस्टिन भी है, गॉडविन ऑस्टिन को ही K2 कहा जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर अगर मैं इसका बताता हूं कि भैया सबसे ऊंचा सबसे नॉर्थ में रहेगा एक ही केवल, जिसका नाम क्या है? काराकोरम रेंज। काराकोरम श्रेणी में आपको देखने को मिलता है, काराकोरम श्रेणी में आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में स्पष्ट तौर पे आपको याद रखना होगा। ठीक है, याद रखना होगा, काराकोरम रेंज सबसे ऊपर है, काराकोरम रेंज सबसे ऊपर है, इसी के अंदर आपको देखने को मिलता है सियाचिन ग्लेशियर। पूछा है कि भाई उत्तरी मैदान में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? नॉर्दर्न मैदान में कैसी? ब्लैक सॉइल डेक्कन प्लेटू में पाई जाती है, डेक्कन प्लेटू में पाई जाती है। ठीक है, डेक्कन दक्कन के पठार में मेजरली आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, रेड सॉइल जो है वो मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में काफी ज्यादा पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी आपकी काजू के लिए फेमस है, बट यहां पाई नहीं जाती, यहां पाई जाती है एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, बांगर और खादर, इसके 2 प्रकार होते हैं। ये मेजरली आपको यहां देखने को मिलती है, एलुवियल सॉइल मेजरली आपकी पाई जाएगी। 20वां सवाल ये रहा। 21वां, जास्कर श्रेणी किस नदी के उत्तर में स्थित है? किस नदी के उत्तर में आपको जास्कर श्रेणी देखने को मिल जाएगी? ये रही जास्कर, फटाफट बताइए कौन सी नदी के उत्तर में आपको स्थित देखने को मिलेगी? फटाफट, ठीक है, फटाफट। अगर मैं आपको बताऊं, ये जास्कर रेंज ही है और किस नदी के उत्तर में है? ठीक है, किस नदी के उत्तर में स्थित है, किस नदी के नॉर्थ में है? सर ये इंडस रिवर ऊपर है, ये साउथ में होगी इंडस के। सतलज के नॉर्थ में है भाई, देखा जाए तो सतलज के नॉर्थ में है। ठीक है, जास्कर के नॉर्थ में चिनाब, चिनाब नदी ऊपर से निकलेगी, इसकी ये नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा मेजर, अरे सतलज होगा, सिंधु, जास्कर श्रेणी सिंधु में नहीं होगा ना, सिंधु तो ऊपर से निकलेगी भाई। इसके अंदर मुझे लगता है कि सतलज इज गुड आंसर, थोड़ा सा इसमें चेक कर लेना। ठीक है, इंडस तो नहीं होगा, इंडस तो नहीं होगा। ठीक है, इंडस तो नहीं होगा, या तो सतलुज है या जास्कर है, मैं इसमें हल्का सा डाउट है मुझे। ठीक है, मुझे हल्का सा रिकॉल भी नहीं है, तो सतलज आप देख लेना, मेरे ख्याल से सतलज होगा। ठीक है, मैं आंसर की नहीं लाता हूं। ठीक है, मुझे लगता है कि इसमें सतलज हो सकता है, काइंडली मेक चेक, इसमें सतलज ही होना चाहिए, इसी के नॉर्थ में ही पड़ेगी। बट डाउट इसलिए है क्योंकि जास्कर के भी नॉर्थ में ही पड़ेगी, जास्कर के नॉर्थ में ये पड़ती है और इसी वजह से इसको जास्कर श्रेणी नाम दिया गया था। तो या तो दोनों ऑप्शन सही है या फिर ऑप्शंस में कोई मिस्टेक है, बट हाँ आप देख सकते हैं ऐसा ही कुछ मैटर रहेगा इसका। ठीक है, आगे हम बात करते हैं किसके पास 22वें, निम्नलिखित में से कौन हिमालय में जो आपको शाइक्लोरोनियम स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करता है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्या आंसर होगा? सर जो आपको देखने को मिलता है, मतलब अगर देखा जाए, ठीक है, कि मतलब तय के तहत जो बना हुआ है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलता है शिवालिक हिमालय, शिवालिक ही आपको देखने को मिलता है, जो आपको देखने को मिलता है सिंक्लोरिनियम फॉर्मेट में। बताइए दोआब क्षेत्र भारत के किस भाग के अंदर है? सर उत्तरी मैदान में दोआब क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, 2 नदियों का क्षेत्र दोआब क्षेत्र कहा जाता है।
तो यह है आपका गंगा और यमुना नदी का क्षेत्र है, दोआब क्षेत्र इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। बच्चे इस सवाल को आप गलत समझ रहे हो। इस सवाल में क्या है, इस सवाल को उल्टा आप समझ रहे हो। तुम तुम्हें बुद्धि क्यों ना लगा रहे तुम, इस सवाल में उल्टा पूछा गया है। बच्चे कह रहे हो इसमें वो होगा। बेटा जास्कर श्रेणी किस नदी के उत्तर में, मतलब यहां जास्कर श्रेणी, यहां ये नदी बह रही है, ये पूछा है। चाचा अगर इसमें पूछा जाता कौन सी नदी जास्कर के उत्तर में, तो सिंधु होता। कब बुद्धि लगाओगे तुम? समझे कि नहीं? समझे हैं जी? समझे कि नहीं? अब आया समझ में, बुद्धि में आई बात? लो जी, अभी भी बेटा जास्कर श्रेणी किस नदी के उत्तर में है, मतलब जास्कर श्रेणी यहां है, किस नदी का उत्तरी हिस्सा है वो, ये है सवाल। बिल्कुल नहीं समझते यार तुम। आगे हम बात करते हैं 24। किस भूसन्नति ने हिमालय के निर्माण में योगदान दिया था? कौन सी आपकी भूसन्नति आपको देखने को मिलती है जो कि आपको देखने को मिलेगी जिसकी वजह से हिमालय बना? हिमालय के नीचे कौन सा सागर है? गोंडवाना और अंगारा लैंड आपको देखने को मिल रही है, तो पूछा यही जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे, कौन सी श्रेणी आपको देखने को मिल रही है? सभी जानते हैं हिमालय के नीचे कौन सी नदी है आपकी। ठीक है सर, डांटो मत। अच्छा डांटो मत, ना मानोगे। अगर मैं बात करूं कौन सा आपको देखने को मिलता है, सर ये टैथिस जो आपकी भूसन्नति है, जियोसिंक्लाइन आपको जो देखने को मिल जाएगी, उसी की वजह से हिमालय बना है। तो कहा जाता है जहां आज हिमालय वहां एक समय पर टैथिस सागर रहा होगा। ठीक है, वहां एक समय पर टैथिस सागर रहा होगा। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व हिमालय के किस विभाग में देखने को मिलेगा? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आपको किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? असम में नहीं है, नेपाल में नहीं है, पंजाब में नहीं है, कुमायूं हिमालय में आपको देखने को मिलता है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आपको यहां देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा 26वां। कौन सी नदी कश्मीर में लघु और बृहत्तर हिमालय के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? कौन सी ऐसी रिवर है जो कि आपकी सीमा बनाती है लघु और बृहत्तर हिमालय में, मतलब कि लेसर और ग्रेटर हिमालय में, मिडल और ग्रेटर हिमालय में सीमा बनाने वाली जो नदियां है, वो कौन सी नदी आपको यहां देखने को मिलेगी? फटाफट बताओ, फटाफट। ये तो आसान हो जाएगा। हाँ, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं। अभी भी टैथिस पे पढ़े हैं कुछ? इसमें कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है चिनाब नदी। बहुत बढ़िया बेटा, चिनाब नदी कैसे बना देगी मुझे बताओगे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसमें किशन गंगा होना चाहिए। किशन गंगा वो रिवर होती है जो आपकी लेसर हिमालय के बीच में, जिसको नीलम रिवर भी कहा जाता है, ये ग्रेटर हिमालय है और ये लेसर हिमालय है, इस बीच में किशन गंगा रिवर निकल के चली गई। लेसर और ग्रेटर के बीच में मेरे ख्याल से तो किशन गंगा होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो किशन गंगा होना चाहिए। चिनाब नहीं हो सकता, चिनाब का नाम ही चंद्रभाग है, झेलम का नाम वितस्ता है। किशन गंगा करेक्ट आंसर है, लीडर भी नहीं होगा, लद्दाख की नदी है। अगला सवाल 26 के बाद 27वां। अरावली श्रेणी हालांकि हिमालय का हिस्सा नहीं है, किंतु भौतिक क्षेत्रों के बीच विभाजक का कार्य करती है। अरावली श्रेणी जो आपको देखने को मिलती है, किन दो क्षेत्रों के बीच एक विभाजन का कार्य करती है? फटाफट बताओ, 27वां सवाल। अरावली श्रेणी को कहा जाता है कि यह विभाजन करती है। एक प्रियांशु कह रहा है सर हाथ से लिख के पढ़िए। वाह प्रियांशु वाह, क्वेश्चंस को हाथ से लिखूंगा मैं। सर एक कह रहा है ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। वाह जी वाह, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट यहां है जहां अरावली है। अरे साउथ इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर आपका अच्छा खासा डिस्टेंस क्रिएट किया जाता है, किसके द्वारा? अरावली श्रेणी के द्वारा। ये इमेज रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग इमेज, इमेज गलत बनी हुई है, इमेज गलत बनी हुई है। करेक्ट आंसर इसमें ए होगा। अगला सवाल है, पूछा है कौन सी घटना हिमालय की चोटियों पर समुद्री जीवाश्मों की उपस्थिति को समझाती है? समुद्र के जीवाश्म हिमालय की चोटी पे कैसे पहुंचे? समुद्र के तट में पाए जाने वाले जीवाश्म आखिरकार वहां पहुंचे कैसे, इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में मुझे बताओ कि क्या होगा, फटाफट। देखो हुआ क्या कि ऐसा कैसे होता है, ये समझाया जाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से, प्लेट टेक्टोनिक एंड अपलिफ्ट की वजह से समझाया जाता है। क्योंकि यहाँ टैथिस सागर था, मतलब पानी ही पानी भरा हुआ था। एक प्लेट इधर से खिंचती आ रही है, एक इधर से आ रही, ऐसे टकराई और ये ऐसे उठती चली गई।
तो ये पहले पानी में डूबे थे और फिर ये ऐसे डुम 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 ऐसे उठती चली गई। इसी वजह से हिमालय डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। दिस इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, दैट इज ऑल्सो नोन एज टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी, जिसकी वजह से ही जीवाश्म वाला क्षेत्र ऊपर पहुंच गया है। आगे बढ़ी, भांगर में जो है द भांगर प्लेन्स डिफर फ्रॉम खादर प्लेन इन विच एस्पेक्ट, पूछा गया है जो भांगर के मैदान है वो खादर के मैदान से अलग क्यों है। भांगर में पुरानी जलोढ़ निक्षेप होता है, भांगर जो होता है अधिक उपजाऊ है, भांगर में अधिक वर्षा होती है, भांगर नदियों के निकट होता है। तो बताइए विच एस्पेक्ट इसमें अलग होगा, भांगर के अंदर कौन सा एस्पेक्ट आपको अलग देखने को मिल जाएगा, इस बारे में आपको चर्चा करनी है। सर अगर मैं बात बताऊं, जो भांगर होता है इसके अंदर भिन्न है, अलग है, अलग के बारे में पूछा गया है। ये कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपको देखने को मिलता है। तो भांगर के बारे में अगर पूछा जाता है, इसमें ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है भांगर क्षेत्रों में, भांगर हैज ओल्डर एलुवियल डिपॉजिट्स, ठीक है, ओके। और जो खादर होता है, खादर में क्या होता है, खादर में न्यू सॉइल डिपॉजिट्स होता है। हाँ नहीं, भांगर में ओल्ड होता है, तो ये अलग है पूछा है। अगर भांगर इज मोर फर्टाइल, क्या भांगर फर्टाइल होती है, भांगर फर्टाइल नहीं होती, भांगर इतनी फर्टाइल नहीं होती। दूसरा, भांगर में अधिक वर्षा भी नहीं होती और भांगर नदियों के निकट भी नहीं होती। करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है भांगर यानी बासी ओल्ड एलुवियल सील होती है, ए इसमें करेक्ट है। अब ए सही है, मैं खुद घूम गया था, मैंने कहा ये क्या पूछ लिया इसमें सवाल में, मैं खुद हंस गया था, मैं है ये क्या पूछ लिया, ठीक है। फिर मुझे सोचना पड़ा इस पे। काराकोरम श्रेणी की बात अगर मैं करता हूं, काराकोरम श्रेणी में स्थित भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है, लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फटाफट बताओ, क्वेश्चन 30 आपको देखने को मिल रहा है। सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है, जो सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, करेक्ट है, सी आपको देखने को मिल जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर। सबसे ऊंचा ग्लेशियर भी आपको देखने, सबसे लंबा ग्लेशियर भी आपको देखने को मिलता है, सियाचिन ग्लेशियर ही आपको देखने को मिलेगा, सियाचिन, हाँ सियाचिन हो, सियाचिन सबसे लंबा ग्लेशियर है। नेक्स्ट है, शिवालिक और आउटर हिमालय फॉर्म्ड होते हैं किस जियोलॉजिकल एरा में, ये किस एरा में बने हैं, ये एरा के बारे में पूछा जा रहा है, कौन से एरा में ये बने हैं। सबसे पहले आपके ट्रांस ही बना था, सबसे पहले टक्कर उन्हीं की हुई थी, उसके बाद बाकी पर्वत श्रृंखलाएं बनी हैं। तो ये पर्वत श्रृंखला आपको कब बनती हुई देखने को मिल जाएगी, फटाफट बताओ। अगर मैं बात करता हूं इसकी, ये बनता है नूतन जीवी काल में, जो थर्ड एरिया आपको देखने को मिला तृतीयक काल के अंदर ये बनता है, ठीक है। तृतीयक काल में सेनोजोइक टर्शियरी पीरियड में बना है, सेनोजोइक टर्शियरी पीरियड में बना है, दैट इज सेनोजोइक टर्शियरी पीरियड, ठीक है, याद रखना। थियरी भी जल्दी ही आपकी आने वाली है, सेनोजोइक में देखने को मिल जाएगा टर्शियरी पीरियड में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, किस दर्रे को लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है, गेटवे टू लद्दाख किसको कहा जाता है, कौन सा ऐसा दर्रा है जिसको हम कहेंगे गेटवे टू लद्दाख, गेटवे टू लद्दाख। लद्दाख जाने के लिए, लद्दाख जाने के लिए कौन सा आपको देखने को मिलेगा, कौन सा ऐसा पास है जो लद्दाख जाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, लद्दाख जाने के लिए प्रवेश में कौन सा लाया जाता है। सर क्या खारदुंगला, खारदुंगला जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है, चांगला, ठीक है, नामिका ये आपको देखने को मिलते हैं, जो आपका ट्रांस है उस क्षेत्र के पास देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन फोतुला ये लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है, फोतुला, फोतुला, फोतुला होता है जिसको कहा जाता है गेटवे टू लद्दाख, याद रखिएगा, गेटवे टू लद्दाख इसी को कहा जाता है, बगैर परेशानी के याद रखना। ठीक है, याद रखना, यस फोतुला, यस दैट इज आल्सो कॉल्ड एज जोजिला, इसी को जोजिला भी कहा जाता है, जोजिला इसी को कहा जाता है जोजिला, तो करेक्ट आंसर वुड बी जोजिला, जोजिला है तो वो भी सही है, ठीक है, जोजिला है तो वो भी आपको सही देखने को मिलेगा, जोजिला को ही कहा जाता है फोतुला। नेक्स्ट आपका है, सिंधु गंगा मैदान को किस प्रकार के मैदान के रूप में भी जाना जाता है, जो आपका इंडो गंगेटिक प्लान्स हैं इनको किस और नाम से भी जाना जाता है, इंडो गंगेटिक प्लांट्स जो हैं इनको किस नाम से जाना जाता है उस बारे में बताइए। इंडो गंगेटिक प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से आपको जाना जाता है। सर इसको डिपोजिशनल प्लेन्स के तौर पर भी जाना जाता है,
जो इंडो गंगेटिक प्लांट्स हैं इनको डिपोजिशन निक्षेपात्मक मैदान भी इनको कहा जाता है। करेक्ट आंसर सी है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा, किस हिमालय चोटी को हिम के 5 खजाने कहा जाता है? 5 ट्रेजर ऑफ स्नो किसको कहा जाता है बताइए? 5 ट्रेजर ऑफ स्नो ये आपको कहां देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा बताएं फटाफट। अरे 40 क्वेश्चन होंगे आज क्वेश्चन 40 होंगे। इनको क्वेश्चंस को बनाने में टाइम लगता है। कल से हम अपनी बेसिक स्लाइड लेके आएंगे, इनका भी कुछ यूज होगा। कल मिक्स स्लाइड लेकर आएंगे। फटाफट भाई 34 क्वेश्चन का 34 क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। सर कंचनजंगा को कहा जाता है 5 ट्रेजर ऑफ स्नो। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेजरली लोगों का कहना है कंचनजंगा। करेक्ट आंसर यही है, कंचनजंगा को ही कहा जाता है, कंचनजंगा को ही कहा जाता है। दैट इज 5 ट्रेजर ऑफ स्नो, दैट इज कंचनजंगा। कंचनजंगा को ही कहा जाएगा। आगे हम बात करते हैं। जो पोतवार प्लेट्यू है, पोतवार प्लेट्यू के बारे में पूछा जा रहा है। पाकिस्तान में किस भौतिक विभाजन का विस्तार है? जो पोतवार प्लेट्यू है वो किस चीज का हिस्सा है? भारत के किस भौगोलिक संरचना का हिस्सा आपको यह देखने को मिलता है? ठीक है, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। जो भारत के अंदर क्या बलूचिस्तान के पठार का हिस्सा है? क्या ये आपके हिमालय का हिस्सा है? ये सर हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स का हिस्सा है। नॉर्दर्न प्लेन जो विस्तृत है वो इसी प्रकार से विस्तृत आपके थे, इसी का हिस्सा आपको देखने को मिलता है उत्तरी मैदान में। लेकिन पूछा गया है कि पाकिस्तान में किस भौतिक विभाजन का हिस्सा है पोतवार प्लेट्यू? हाँ ठीक है, याद रखिएगा। बलूचिस्तान के पठार का नहीं है, बलूचिस्तान का पठार सिंध में आपका क्रिएट होता है। अरावली हिल्स को भी जोड़ता था एक समय पे। ये अरावली श्रृंखला का ही भाग है। अरावली श्रृंखला का भाग है, श्रृंखला का भाग है। अब मुझे यहाँ अरावली श्रृंखला मिली नहीं तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अरावली श्रृंखला होना चाहिए, अरावली श्रृंखला होना चाहिए था। गलत नहीं करा ऋषभ गंगवार, ये अरावली श्रृंखला का भाग है। आगे हम बात करते हैं। ठीक है भाई, मिल जाएगी विदाउट एनोटेशन फाइल। उत्तरी मैदान में मुख्यतः किस प्रकार की अपप्रवाह प्रतिरूप पाया जाता है? जो विच टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न है जो प्रीडोमिनेटली फाउंड होता है नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर? प्रीडोमिनेटली नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर किस प्रकार का चित्रण आपको देखने को मिलेगा? फटाफट बताएंगे, किस प्रकार का चित्रण आपको देखने को मिल जाएगा? फटाफट बताइए। सर डेंट्रिकल आपको देखने को मिल जाएगा, वृक्षाकार आपको देखने को मिल जाएगा। वृक्षाकार आपको देखने को मिल जाएगा, डेंट्रिक डेंट्रिक आपको देखने को मिलता है, वृक्षाकार यहाँ पर विभाजन है। ठीक है, चले अगला सवाल ये रहा, पूछा है द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट आपको जो देखने को मिलता है ये 2 डिविजन्स, हिमालय के 2 डिविजन्स को अलग करता है। महासीमा भ्रंश जो है, महासीमा भ्रंश 2 अलग अलग क्षेत्रों को अलग करता है। तो किस किस क्षेत्र को इसके द्वारा अलग किया गया है इसके बारे में आप बताइए। सर ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय को इसके द्वारा अलग किया गया है। ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय को इसके द्वारा अलग किया गया है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। उत्तरी मैदान में किस नदी का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन है? सबसे बड़ा अपवाह बेसिन जो आपको देखने को मिलता है, ड्रेनेज बेसिन सबसे बड़ा किसका है? ड्रेनेज बेसिन सबसे बड़ा आपको किसका देखने को मिल जाएगा इसके बारे में बताएं। ड्रेनेज बेसिन सबसे बड़ा किसका है? ऑब्वियस है, गंगा का ड्रेनेज बेसिन सबसे बड़ा है। ठीक है, काफी आसान है ये सवाल भी। महाभारत श्रेणी महाभारत के किस विभाग में आपको देखने को मिलती है? महाभारत श्रेणी आपके कहां पर है बताओ, किस विभाग में है, कौन से हिमालय में है? महाभारत है, धौलाधार है, इसके बारे में पूछा जा रहा है, फटाफट बताओ। चलिए लेसर में ही आपको देखने को मिलती है, लेसर हिमालय में ही आपको देखने को मिलती है। धौलाधार भी आया था तब भी बताया था, यहां भी बता रहा हूं, दोनों ही जगह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 40वां सवाल ये है, कौन सी भौतिक विशेषता गंगा के मैदान को 2 भागों में विभाजित करती है? तो गंगा के मैदानों को 2 भागों में विभाजित करने के लिए आपका कौन जिम्मेदार आपको देखने को मिल जाएगा? फटाफट इस बारे में बताएंगे। सर जो गंडक नदी है, जो गंडक नदी है वो गंगा के मैदानों को 2 भागों में विभाजित कर देती है। दैट इज गंडक रिवर, गंगा के मैदानों को 2 भागों में विभाजित करेगी। यह है आपका लास्ट सवाल। सिंधु शिंगपो शीवन क्षेत्र 2 विवर्तनिक प्लेटों के बीच की सीमा को चिन्हित करता है। ये कौन कौन सी सीमाएं आपको देखने को मिल जाएंगी?
कौन कौन सी प्लेट को यह चिन्हित करता है, इसके बारे में बताइए फटाफट। ठीक है, इसके बारे में जरूर बताइएगा विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले। भाई मैं बता देता हूँ, ये इंडियन और यूरेशियन प्लेट है। थोड़ा टफ क्वेश्चन था इसलिए छोड़ दिया। इसके बारे में आप मुझे बताना, उत्तरी मैदान का कौन सा क्षेत्र जलाक्रांति के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है, सबसे ज्यादा मोस्ट प्रॉन जो वाटर लॉजिंग है वो कहां पर होती है, उसके बारे में बता दीजिए। इस आंसर को आप घर से जरूर बताना कि किस लिए आपका फेमस है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो कल की क्लास में हम कर रहे होंगे। ठीक है, चलो कल की क्लास में हम देख रहे होंगे। आज की क्लास थोड़ी हल्की रही। आपसे दोबारा विनम्र निवेदन है, दो तरीके का निवेदन मैं आपको कर रहा हूं। पहला तो ये है कि भाई कल आपकी फिर से क्लास होगी। आज तो क्लास में इशू हो गया था, हमारी जो क्लास है तथास्तु की क्लास में इशू हो गया था। कल कोई तथास्तु की क्लास में इशू नहीं होगा। फटाफट जाके सबके सब तथास्तु को लाइक कर देंगे। और दूसरा ये है भैया, जो आप लोगों का चैनल बना एग्जाम गाइडेंस, इसको पूरा प्यार दिखाइए। अभी सीधे जाके एग्जाम गाइडेंस चैनल पे चले जाइए। पहुंचना कैसे है, टेलीग्राम पे जाइए, लिंक पड़ा हुआ है। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।